हम लोग कल पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चल रहा था भाई, ठीक। हमने कल क्या क्या बताया था, इसे रिकॉल कर लीजिए बस सिंपल सा। फर्स्ट ऑर्डर बताया था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बताया था हमने क्या कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करे, कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्ट, एक रिएक्टेंट, ठीक है, इसे फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहा था जिसमें रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्ट, ठीक है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ टू। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन कह रहा है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन सबसे पहली चीज ये समझिए, जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं सब जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में ये कहा जाता है कि इस रिएक्शन का जो रेट होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट, पहले समझिए इसको तब लिखिए, इंडिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो हमने बोला उसको देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं उससे आपको आइडिया हो जाए। एग्जाम्पल ले रहे हैं H2 plus Cl2 in the place of sunlight gives 2H. ठीक, ये रिएक्शन दिया गया है, ठीक है। H2 plus Cl2 gives 2H. सपोज करिए ये एक मोल ये है, एक मोल ये है और दो मोल ये बन रहा है, ये तो रिएक्शन हो रहा है ना। लेकिन ये रिएक्शन कैसा है, फोटो सेंसिटिव, फोटो सेंसिटिव रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसा है, फोटो सेंसिटिव, क्योंकि फोटो के द्वारा कैटलाइज हो रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये रिएक्शन सिर्फ इसकी वजह से हो रहा है। अब आप क्या करिए, इसका कंसंट्रेशन बढ़ाइए, इसको 2 मोल कर दीजिए, उसी प्रपोर्शन बढ़ा रहे हैं, इसको 5 मोल कर दीजिए, इसको 10 मोल कर दीजिए, इसे बढ़ाते चले जाइए। लेकिन यहां पे लाइट एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ लाइट, एब्सेंस ऑफ HNO, तो क्या ये रिएक्शन होगा भाई? तो नाम इसको लीजिए फोटो सेंसिटिव रिएक्शन ना। तो ये तो जब तक ये लाइट की प्रेजेंस नहीं होगी, ये HNO की प्रेजेंस, HNO क्या है, एनर्जी ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ लाइट, ठीक है। जब तक HNO नहीं प्रेजेंट होगा ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, है। अब आप चाहे 1 मोल ले रहे हैं, चाहे 2 मोल ले रहे हैं, 5 मोल ले रहे हैं, 10 मोल ले रहे हैं, अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं। अरे भाई 1 मोल से 2 मोल हुआ, 2 मोल से 5 मोल, 10 मोल, तो कंसंट्रेशन बढ़ ही रहा है ना। लेकिन अगर एब्सेंस ऑफ लाइट है तो देयर इज नो रिएक्शन, देयर इज नो रिएक्शन। इसका मतलब है यह रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, यह रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, यह रिएक्शन डिपेंड कर रहा है इस लाइट की इंटेंसिटी पे, क्योंकि ये फोटो सेंसिटिव रिएक्शन है और ये HNO लाइट की प्रेजेंस में ही रिएक्शन हो रहा है। तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, इसे बोलेंगे क्या कि एबव रिएक्शन is light sensitive and does not depends upon initial concentration of reactant, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी ये रिएक्शन जो है
लाइट सेंसिटिव है और ये डिपेंड नहीं कर रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन इज कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट, कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट। और जो रिएक्शन है, रिएक्शन इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंडेंट, लाइट डिपेंडेंट। और अब आप क्या कहा था आपने, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है। तो जब कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब है ये रिएक्शन, बिकॉज these reaction are concentration independent, hence reaction is of zero order। रिएक्शन इसीलिए जीरो ऑर्डर का हो। बात समझ में आया ना, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड। तो जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है सब जीरो ऑर्डर। और दूसरी चीज है डीकंपोजिशन रिएक्शन। दूसरा देखिए, डीकंपोजिशन ऑफ HI ऑन मेटालिक सरफेस। ठीक है भाई, देखो मेटल लिया आपने Au, 2HI लिया गैस, ये H2 और प्लस I2 गैस का फॉर्मेशन। ऐसे ही है, अमोनिया लिया आपने, प्लैटिनम का सरफेस है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस। अब आप जानते हैं यहां पे हमने ये कितना मोल लिया इससे मतलब नहीं रह गया, हमारा मतलब है कि ये गैस जो देखे, ये जैसे मेटल है, ये मेटल है, इस मेटल की सरफेस पे ये गैस आकर के एब्जॉर्ब हो, मेटल की सरफेस पे ये गैस आकर के एब्जॉर्ब होगा, इसी के ऊपर सरफेस पे आएगा। ठीक है, और जब यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, ये गैस एब्जॉर्ब होगा। ठीक, तो जितना ज्यादा मेटेलिक सरफेस रहेगा उतना ही ज्यादा गैस एब्जॉर्ब होगा और उतना ही ज्यादा इसका डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन होगा। तो यहाँ पे ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये डिपेंड कर रहा है किस पे, मेटल के सरफेस पे। यानी ये रिएक्शन, अगर आप इसी को हटा दीजिए तो रिएक्शन नहीं हो, आप इसको हटा दीजिए तो ये रिएक्शन नहीं हो। तो यहां शर्त है डीकंपोजिशन ऑफ HI लिया हमने ऑन मेटालिक सरफेस, ये जरूरी है। यानी रिएक्शन किस बात पे डिपेंड कर रहा है, रिएक्शन इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि जो गोल्ड या प्लैटिनम का सरफेस है वो सरफेस प्रोवाइड कर रहा है इस गैस को, उसकी सरफेस पे आकर के एब्जॉर्ब हो और उसके बाद उनका डिकम्पोजिशन हो। तो सीधे सीधे हम लोग क्या कहेंगे कि ये सारे रिएक्शन जो हैं वो किस पर डिपेंड है, ऑल बोथ रिएक्शन आर डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया ऑफ मेटल। बोथ रिएक्शन आर डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया ऑफ मेटल। ठीक है, ग्रेटर द सरफेस एरिया, जैसे लिख दिया 60, ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर इज द डिकम्पोजिशन। और ये भी है रिएक्शन डज नॉट, रिएक्शन जो है क्या हो रहा है, रिएक्शन इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा भाई,
रिएक्शन इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डजेंट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में, अभी इसको हटा दीजिए आप मेटेलिक सरफेस को, तो रिएक्शन होने की संभावना खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं, जो रेट लिखेंगे इसका, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, लिख रहे हैं ना, कंसंट्रेशन ऑफ HI, इसकी पावर क्या कर देंगे 0। अगर पावर 0 है तो क्या हो जाएगा 1, तो रेट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट आएगा ना, किसी की पावर 0 तो क्या होता है 1 ही होता है ना। तो ये चीज, यानी ये सब रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहे हैं, मेटल की सरफेस पे। ये जो रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मेटल की सरफेस पे डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए ये सब के सब जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन करें। बात समझ में आया जीरो ऑर्डर? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को हमने इस तरह से आपको डिफाइन किया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते क्या है। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसी तरह से बताया, जिसमें रिएक्टेंट का जो इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, या कहिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है, किस बात पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन। एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे इसका रेट क्या लिखेंगे, KNS3 की पावर क्या लिख देंगे यहाँ पे 0, ये भी आ जाएगा। इसका रेट क्या हो गया, KNSHI की पावर 0, तो ये हो जाएगा रेट बराबर K, ये आ जाएगा यहाँ पे, और ये भी आ जाएगा रेट बराबर K। अभी जीरो ऑर्डर का और भी पढ़ना, अभी तो जीरो ऑर्डर के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे रहा है, अभी इसकी काइनेटिक्स भी पढ़नी है हम लोग, अभी हम लोग काइनेटिक्स भी पढ़नी है। तो अभी आपको जीरो ऑर्डर के बारे में हमने बताया, अब इसके बाद काइनेटिक्स पढ़नी। हो गया? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये कुछ एग्जांपल हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अब इससे रिलेटेड फार्मूले आएंगे, फार्मूले से रिलेटेड ग्राफ देखा जाएगा, हाफ लाइफ पीरियड इससे रिलेटेड आएंगे, उनको देखा जाएगा, और इसके बाद जो है ये आपका जीरो ऑर्डर कंप्लीट। तो आइए देखते हैं, एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, उसी से स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर जनरल रिएक्शन, पार्ट बाय पार्ट है ना, तब लिखने में तुम लोग को असुविधा नहीं ना, दिखाई दे रहा हो। लेट अस कंसीडर अ जनरल रिएक्शन, लेट अस कंसीडर ए जनरल रिएक्शन, कोई भी एक जनरल रिएक्शन हम मान ले रहे ए, वो कन्वर्ट हो रहा प्रोडक्ट। अभी हमें नहीं मालूम जीरो ऑर्डर है, इसका रेट लिखते हैं, उससे आइडिया हो। अभी हमें नहीं मालूम है, तो अगर इसका रेट लिखें तो जैसे देखो T बराबर 0 है, अगर T बराबर 0 होगा तो रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन हो, चाहे हम मान ले A0 चाहे A1, हमने मान लिया इसको A0, या ऐसे पहले समझिए, लैंग्वेज से समझिए तब बताते, ऐसे समझिए पहले। मान लीजिए ये 100, तो ये कितना रहेगा 0, क्योंकि रिएक्शन तो अभी शुरू नहीं हुआ ना, T बराबर 0 है। जब ये समय बीतेगा तो ये डिकम्पोज करेगा, और जब ये डिसअपियर होगा तो यही तभी तो अपीयर होगा, ये तो बताया था, याद है। तो हमने यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन क्या मान लिया है, A0, ये मान लिया A0 है तो ये 0 होगा, ठीक है। तो चाहे हम A0 मान लें और चाहे हम A मान लें, दोनों बात एक ही। ये दोनों क्या है, ये दोनों हैं इनिशियल कंसंट्रेशन है, चाहे जो भी लीजिएगा, बुक पे कई जगह A से दिखाया है और कई जगह A0 लिया है, आप चाहे जो लीजिए, दोनों इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये हो गया, चाहे हम A0 रखेंगे चाहे A रखेंगे, बात वही। और ये है क्या, A मोल पर लीटर इसे पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ समय बाद आफ्टर टाइम T इसमें से कुछ ना कुछ डिकम्पोज करेगा, तो हमने मान लिया X मोल डिकम्पोज कर रहा है, तो बचेगा कितना A माइनस एक्स,
बचेगा तो ए माइनस एक्स, जितना डिकम्पोज करेगा उतना यहाँ पे अपीयर होगा, एक्स अपीयर होगा है। देखिए लिखते हुए चलिए साथ साथ, ये सीधा सीधा हो गया। इसको हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 80 हो जाएगा है। अगर उसको लिखना होगा ए जीरो के वाला लिखना होगा तो 80 हो जाएगा। अगर ऐसे लिखेंगे ये आएगा, इसको लेंगे तो ये आएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चले, तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? माइनस, अगर इसको देख रहे हैं, ये है, याद है माइनस को लगाते हैं रिएक्टेंट साइड के लिए, डीए बाई डी टी, याद आ रहा है कहीं? माइनस डीए बाई डी टी, माइनस का मतलब रिएक्टेंट साइड, इनिशियल कंसंट्रेशन घट रहा है, और डीए बाई डी टी ये उस टाइम में, इस टाइम इंटरवल में इसका कंसंट्रेशन घट रहा है, इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? घट रहा है। तो माइनस डीए बाई डी टी इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ चूंकि कोफिशिएंट है ही नहीं है, यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है, बटे में लिखे, बटा करना नहीं है, तो इसलिए यही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट भी हो गया, यही रेट ऑफ रिएक्शन भी हो गया। ध्यान दीजिए हमने क्या कहा, हमने आपको बताया था अगर ए प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, याद आ रहा होगा तो देखिए हमने बताया था यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कैसे लिखते हैं? माइनस डी ए बाई डी टी, याद आ रहा है ना? अब हमने यहाँ पे कहा था अगर ये यहाँ 2 मोल होता तो ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता? याद आ रहा है कि नहीं? हमने बताया था -1/2 डी ए बाई डी टी, ये रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता, और ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए हो। दोनों में बेसिक डिफरेंस है, जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट से अगर डिवाइड कर देते हैं डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस को, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ तो कुछ है नहीं कोफिशिएंट, तो ये ही डिसअपीयरेंस ही जो होगा रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। बात समझ आ रहा है ना? रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो लिख लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, लिखे? तो देखिए, तो अब ये तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, ध्यान दीजिएगा। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन लिखते हैं, याद है? लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बताया था? वो लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या बताया था? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमें तो ये नहीं मालूम है, जीरो आना भी है ना, तो इसका मतलब हो गया, इसको भी लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाए के, और यहां रख दिया इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन रख दीजिए, इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हटा दीजिए इसको। तो ये हो जाएगा ए की पावर 0, अब रख दिया हमने यहाँ पे। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ए की पावर 0, तो ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। हाँ भैया, जीरो ऑर्डर लेकर चल रहे हैं ना, जीरो ऑर्डर लेकर चल रहे हैं, इसलिए पावर 0 लेकर चल रहे हैं। अगर फर्स्ट ऑर्डर होता तो यहाँ पावर 1 रख के चलते। अब देखिए हाँ, जीरो ऑर्डर, हमें तो ये मालूम है ना, जीरो ऑर्डर में जो रिएक्टेंट है उसके इनिशियल कंसंट्रेशन पे रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता ना, यही तो बता रहे हैं। तो यहाँ पे इसीलिए इसकी पावर 0 रख रहे हैं, उसको हटा दे रहे हैं। अगर आप जीरो ऑर्डर नहीं लेकर चलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रखते, तो यहाँ पे ये आता भी, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे देखेंगे। अब इन दोनों को एक साथ रख कर कंपेयर कर लीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड,
फर्स्ट एंड सेकेंड, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के, ए की पावर 0 रखे थे ना ये, तो ये क्या आ जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के, या माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी, या डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। रख लीजिए इसको, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। बस इसी का इंटीग्रेशन आप कर दीजिए, इसी का इंटीग्रेशन कर दीजिए। मैथमेटिक्स तो यही हो सब लोग, इंटीग्रेट करके बताओ जल्दी से फट से क्या है। अगर फर्स्ट ऑर्डर होता तो यही आ जाता क्या, डी ए बाई ए आ जाता। अगर फर्स्ट ऑर्डर होता डी ए बाई ए आ जाता, के डी टी आ जाता। यही अंतर होता, बस और कुछ नहीं। इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, देखिए डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी, तो डी ए का इंटीग्रेशन क्या आता है, ए आता है ना, डी ए का, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, एक्स ही तो आता है, आता है ए ना। तुम्हें लोग बताओ, ये हम लिखेंगे जान लो। हाँ, ए आया, और ये क्या आया माइनस, इसका क्या आएगा, इसका उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस के टी, माइनस के टी, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट कोई मान लीजिए, ये एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट कोई आ जाएगा, ये आपका हो गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट। मैथ तुम लोग लिए हो ना भैया, कोई बायो तो नहीं हो इसमें, हैं? सब लोग मैथ के लिए हो, तुम मैथ लिए हो, वही लग रहा है मैथ भी लिए है, वो बायो लिए थे इसलिए लग रहा है मैथ लिए हो, तुम लोग पकाए हुए हो, हैं? इंटीग्रेशन नहीं पड़ेगा भी क्या? अरे थोड़े बहुत काम, बहुत कठिन वाला थोड़ो। चलिए अब आप देखिए, बहुत सिंपल सा है। देखिए अगर t बराबर, अब ये हम i की वैल्यू निकाल लें, अगर t बराबर 0 ले लें, t बराबर 0 ले लें, तो a की वैल्यू जो है वो क्या कर दें, a 0 के बराबर कर दें। अगर t बराबर 0 ले लें तो a की वैल्यू किसके बराबर कर दें, a 0। अब इसी में रख दो, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 4, ठीक है। तो इसी को रख दे रहे हैं भाई, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन, कौन सा है 4, रखो, ऊपर से हटाए हो, यहाँ इधर वाला हटाए, पूरा हटाते। अरे देखो यार, इतना भी तेज नहीं हो गया, डरवा रहे हो, पूरा दिमाग से चला गया। ऐसे भी बताइए चाहे जो है, क्यों चाहे जो कहते बताइए, सब सही चल रहा है। अब देखो ये रखने पे क्या आ रहा, देखो a की जगह a 0 हो जाएगा, k माइनस के इंटू 0 प्लस i, तो i की वैल्यू आ गई आपकी क्या, a 0 इक्वल टू i ना। इसी i की वैल्यू उठा के यही रख दें, पुट द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन 4, तो क्या हो जाएगा a, और ये आया a 0, तो क्या आ जाएगा भाई
इक्वेशन लास्ट में क्या आ रहा था हैं? इसको बराबर को उधर कर दे, इधर कर दे, इसको इधर कर दे ना। ये हो जाएगा के टी बराबर A0 माइनस ए। देखो सही है ये, A0 माइनस ए ना, यही तो आएगा। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, के टी बराबर या के बराबर A0 माइनस ए अपॉन टी, ये एक फार्मूला है। ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हुआ। ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर हुआ। चाहे इसको एटी भी मान सकते हैं, कहीं कहीं लिखा रहता है एटी, A0 और टी बराबर 0 है। ये किसका है, एक टाइम टी का। ये तो है भैया। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आप बताइए कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, तो इसमें कौन है कंसंट्रेशन? देखो इसी से हटा रहे इधर वाला। देखो इसे इक्वेशन नंबर दे दीजिए कोई, जो लास्ट में घेरे में लिखे हैं। मेन इक्वेशन हो गया आपका, इक्वेशन नंबर 5 ना। अगर हम इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन लिया, Kt इज इक्वल टू A0 माइनस ए, इसको टी लिख दे रहे हैं, ठीक है टी। ये क्या है, टाइम बराबर 0 तब कंसंट्रेशन है, ये टाइम बराबर टी है तो कंसंट्रेशन है। अगर हम इसको लिखना चाहे At बराबर हो लिखना चाहे तो क्या आ जाएगा, A0 माइनस, हो सकता ना ये। तो ये क्या हो गया, ये इक्वेशन इंडिकेट करता है कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये क्या बता रहा है, दिस इक्वेशन गिव्स इंफॉर्मेशन दैट concentration of A remains after time t। ये अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी ध्यान रखिए, ये अलग यही इक्वेशन है। अब हम इस पे लिख देते हैं At क्या है, At है, At या A कहीं लिखा होगा, ठीक है। ये है कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t। और A0 क्या है, कंसंट्रेशन जब t बराबर क्या है 0, कंसंट्रेशन when t इज इक्वल टू 0। k क्या है, k जो है ये रेट कांस्टेंट। ये सभी चीजें आपको जो इसमें टर्म यूज हुए हैं, ये यूज हुआ है, दोनों सब टर्म एक ही हैं। मैं बीच बीच में कहीं दिखाई दे तो आप परेशान हो। हो गया, कठिनाई का अनुभव हो रहा है क्या है?
नहीं कंफर्म हो रहा, कठिन लग रहा है मतलब, ठीक? कोई दिक्कत नहीं, गर्मी लग रही है ना, कठिन जब लगता है गर्मी में खूब लगती है, कठिन जब लगता है तो गर्मी भी खूब लगती है। अरे यार तुम दिन में तो आओगे, दिन में आओगे तभी तो उठा उठा के लगाएंगे, अकेले हमको क्या समझ लियो, भीम समझ लियो क्या, आओगे उसमें कुछ टेक्निकल इशू जो है उसको साफ करोगे। अब है उधर यही दोनों बलशाली आ जाए तब काम हो जाए ना, इन दोनों को बुलाते हैं अभी आके, अभय और उदय को कहते हैं आवे, चले हटा इसको। अब इसमें देखिए, इसी इक्वेशन को देखिए, A0 इनिशियल कंसंट्रेशन है, ध्यान दीजिए, इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन तो लेंगे कितना लेंगे, फिक्स होगा 100 लेते हैं, K कांस्टेंट है, तो यहाँ वेरिएबल्स कौन कौन है, एक ही हुआ, टाइम t के साथ वेरिएबल है ना, और टाइम वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम इसके बीच में एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। और अगर आप जानते हो केमिस्ट्री वाले जितनी भी चीजें उनको सीधा करके ग्राफ खींचते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ खींचते हैं, y बराबर mx प्लस सी, यही इक्वेशन फॉलो करके चाहे जैसा भी ग्राफ हो उसे स्ट्रेट लाइन में ही कन्वर्ट करने का प्रयास करें, और उसी से जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको वो डिलीवर करने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं, इसको समझिएगा। ग्राफ इसके आधार पर देखिए, A0 माइनस KT ये है ना, तो अगर हम इसको देखें तो आप खुद देखिए इसको, ये आपका वेरिएबल एक हो गया, एक वेरिएबल ये हो गया, ये कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, ये दोनों क्या हैं, कांस्टेंट। तो अगर हम लोग इसी को चेंज कर लें, AT इज इक्वल टू माइनस KT और प्लस A0, और इसको स्ट्रेट लाइन ग्राफ से में कन्वर्ट कर लीजिए, y बराबर mx प्लस सी, आ रहा है इक्वेशन। ये क्या आ रहा है, x एक्सिस पे किसको रखेंगे, t को, y एक्सिस पे किसको रखेंगे, AT को। तो अब एक ग्राफ प्लॉट करिए, ये ग्राफ लिया y एक्सिस पे बना दिया, और ये बना दिया x एक्सिस पे, x एक्सिस पे टाइम रखना t, और y एक्सिस पे किसको रखना, इनिशियल AT कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t, ठीक है। अब देखिए ये क्या बता रहा है, ये तो आपका हो गया C, क्या है, इंटरसेप्ट बताता है ना, एट y एक्सिस, C तो इंटरसेप्ट है, तो ये y एक्सिस है, इस पे इंटरसेप्ट हो गया। दूसरी चीज ये कांस्टेंट और नेगेटिव साइन, इसका स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव स्लोप, और नेगेटिव स्लोप कैसे चलता है, u है, पॉजिटिव स्लोप कैसे चलता है, ओरिजिन की तरफ से चलता है। तो अगर ये चलेगा तो ये चलेगा तो सीधे सीधे इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, ये, और ये क्या कर रहा है, ये इंटरसेप्ट हो गया, ये इंटरसेप्ट हो गया, इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी, A0। अब देखो जब टाइम बराबर 0 होगा तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का होगा वो क्या होगा, A0, एक कह रहा है, तो ये आपका A0, ये जो इंटरसेप्ट की वैल्यू है ये A0 हो गया। अब आप देखिए, अब ये जो है x एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, है कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, और इस एंगल से आप क्या निकालते हैं, स्लोप, यानी आप इसकी स्लोप की वैल्यू निकालते हैं। ये क्या हो गया, नेगेटिव, ये नेगेटिव स्लोप आ रहा है, या नेगेटिव स्लोप कहिए, नेगेटिव ग्राफ कहिए, चाहे जो भी कहिए, और स्लोप की वैल्यू जो निकालेंगे इज इक्वल टू tan थीटा, और वो वैल्यू किसके बराबर होगी, इज इक्वल टू माइनस k, इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस k के बराबर। ये इस ग्राफ में आप ऑब्जर्व करें,
गया भैया? ये क्या है? ये इंटरसेप्ट है और जो A0 की वैल्यू। तो इस ग्राफ के जरिए अब एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि अगर AT और T के बीच में ग्राफ है और नेगेटिव स्लोप है और जो है इंटरसेप्ट A0 है एट y एक्सिस पे, तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ लिया जाए। तो ये ऑर्डर ऑफ इस तरह का ग्राफ अगर दिया है तो दिस इज ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हुआ हो? आगे चले भैया। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ विथ नेगेटिव स्लोप। स्ट्रेट लाइन ग्राफ विथ नेगेटिव स्लोप, ये आपको मिल रहा है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ विथ नेगेटिव स्लोप। ठीक है भाई? तो ये आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से ये ग्राफ आपने प्लॉट किया। अब आइए इसी पर देखते हैं आगे वाला पोर्शन। इधर वाला हटा रहे, कोई दिक्कत नहीं ना? ग्राफ में कोई दिक्कत है फिर से पूछ लो भाई। हमने क्या किया है? हमने इसी इक्वेशन को लिया और इसी इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से जो है हमने कंपेयर कर दिया। और कंपेयर करने पे हमें क्या मिल रहा है? एक ऐसा ग्राफ मिल रहा है जो y एक्सिस पे हमने आफ्टर कंसंट्रेशन t टाइम और t पे के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, तो हमारा जो है इंटरसेप्ट भी मिल रहा है। ये y एक्सिस पे जो कट कर रहा है वो वैल्यू किसकी होगी? A0 की। और उसके बाद जो स्लोप यहाँ मिलेगा वो स्लोप मिलेगा भाई कुछ एंगल बना के, तो ये देख बताएगा कितना एंगल पे कट कर रहा है। तो उसका जस्ट जितना ये होगा उसका आप घटा करके वैल्यू, जैसे मान लीजिए 45 डिग्री एंगल बना रहा है तो ये कितना एंगल बनाएगा वो? अगर ये 45 डिग्री एंगल बना तो ये कितना होगा? 135। तो tan 135 की वैल्यू रख देंगे, वो माइनस k की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आप स्लोप की वैल्यू निकालेंगे और स्लोप से जो है आप माइनस k यानी k भी मिल जाएगा और A0 भी मिल जाएगा। अब टाइम दिया होगा तो टाइम, बाकी AT की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। इस तरह से हम लोग ये वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते। कोई दिक्कत तो है नहीं हमारे ख्याल से? चले मिलेगा। क्या नाम है तुम्हारा? अंशिका। हाँ, समझ में आ रहा है? और तेज तो नहीं चल रहा है? हाँ, तुम वहीं से आ रही हो, वहाँ क्या नाम है? वृंदावन से आ रही हो? कहाँ रहती हो? घर कहाँ है? अच्छा, विद्या मंदिर के पास। अच्छा, तुम तो पिछली बार 11 हाँ सर, हम आए थे तब से। हाँ, मुलाकात तो हुई थी। कोचिंग की टाइमिंग को लास्ट कर रहे थे। ओके भैया, तो ये जो है सीधे सीधे हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे। अब आगे चले हो? कोई दिक्कत? आइए हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम क्या हुआ? उन्नति क्या बात है? हाँ? अरे ठीक है, कोई दिक्कत। बात करना गुनाह करो। क्या होता है? आप हाफ लाइफ टाइम बताओ कोई। हाँ, आधी जिंदगी जो साथ दे बस जाए तो इसी पे छोड़ देते, बाकी की बातें